आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तो अपने क्षेत्र में क्या लगता है विकास में ऐसा क्या बढ़ाया गया जो अपना क्षेत्र इस तरीके से पीछे रह गया? प्रशासनिक स्तर से आपको पार्टी जिसको निश्चय करेगी, जिसे भी टिकट देगी, उसे तन मन से मैं मदद करूंगा। मुझे ये कुछ नहीं लगता। एक मेडिकल कॉलेज मिलना था, उसमें भी ये पिछड़ रहा है, उसकी भी अभी तक कैबिनेट घोषणा नहीं हुई। तो इस क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों बदली। इस उद्देश्य से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, इस क्षेत्र में काम। तो राजनीति में आप कांग्रेस नहीं क्यों ज्वाइन की? देखिए, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनाव में आपकी दावेदारी हो रही है। क्या कुछ आपके पास मुद्दे हैं इस क्षेत्र को लेकर के? पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने ये मौका दिया मुझे बोलने का। मुद्दे देखिए, हर क्षेत्र के कुछ जनरल मुद्दे होते हैं, कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। जैसे जनरल मुद्दा जो है शिक्षा, जिससे मानव का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है। तो इस राज्य में, इस जिले में शिक्षा मृतप्राय हो चुकी है। बिहार शिक्षा के मामले में अंतिम राज्य है, 28वां राज्य है। गरीब के बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो केवल खिचड़ी खा के घर से लौट रहे हैं। तो सरकार का पहला दायित्व है कि मानव का विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना, एक मुद्दे। दूसरे मुद्दे हैं कि यहाँ हॉस्पिटल तो हैं लेकिन इलाज की व्यवस्था नहीं। उसमें न तो डॉक्टर हैं, मशीन है तो उसको चलाने वाला नहीं है, चलाने वाला है तो मशीन नहीं। तो गरीब लोग को स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया नहीं। जो बच्चे किसी तरह पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त करते हैं या टेक्निकल डिग्री प्राप्त करते हैं, उसके लिए रोजगार की मुकम्मल व्यवस्था इस राज्य में नहीं। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा है कि वो संस्थागत भ्रष्टाचार में तब्दील हो चुका है। लोग के जहन में यह घुस चुका है कि बिना पैसा दिले काम नहीं होता, यानी काम हो या ना हो पैसा देना ही है। तो इसको मिटाना है। महंगाई उसी तरह चरम पर चली गई है। 33 रुपये का पेट्रोल 105 रुपये में हम खरीद रहे हैं, यानी कच्चा माल जो मिल रहा है पेट्रोल का 33 रुपये में आता है, उसमें 37 रुपया बिहार सरकार टैक्स लेती है और 31 रुपया भारत सरकार लेती है। क्या विडंबना है कि इस देश में एक शासक लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और हम लोग पढ़े लिखे लोग तालियां बजा रहे हैं। अब क्षेत्रीय मुद्दे की अगर बात करें तो अगर लखीसराय के इन पॉइंट में हम आते हैं तो बड़हिया है। बड़हिया में टाल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ा लैंड है जो रबी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, दाल का कटोरा कहा जाता है। अगर उसे पानी, उस बाढ़ से ग्रसित होता है, जो भी वर्षा ऋतु के समय में, अगर पानी को समय पर बांध दिया जाए और समय पर खोल दिया जाए तो फसला हो जाएगा। इससे राज्य में उत्पादन बढ़ेगा। यह समस्या आज से नहीं है। मैं जब बचपन में पढ़ते लिखते थे स्कूलों में, उस समय भी टाल की समस्या थी। कपिल देव बाबू बढ़िया के कृषि मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने टाल समस्या का मुद्दा उठाया था। इवन कि नीतीश जी भी टाल समस्या को उठाए थे और उन्होंने वादा भी किया था कि टाल समस्या का हम निदान करेंगे। अभी तक टाल समस्या का कोई भी निदान नहीं। दूसरा, अगर एंट्री करें तो लखीसराय के गेट के रूप में बड़हिया का रोड है, जो बाईपास बड़हिया को बनना चाहिए था, कभी तक नहीं बना। वही पुराना 45 साल पहले का रोड है, जिसके कारण कभी कभी जाम लग जाता है। अभी जब बेगूसराय का पुल बना गया है, चालू हो गया है, ट्रक का आना जाना बढ़ गया है, तो काफ़ी जाम लग जाता है। तीन यहाँ पर्यटन के क्षेत्र हैं। जैसे मैं अभी अशोक धाम में बैठा हुआ हूँ, अच्छा मंदिर है। ये बड़हिया का माँ बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। सिंगड़ी ऋषि आश्रम है। इस तीनों को मिला के अगर पर्यटन क्षेत्र के सर्किट के रूप में विकास कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बन सकता है। लखीसराय जाइए तो वहाँ भी जाम की समस्या वैसा ही है। अगर विद्यापीठ से जमुई तक अगर पैरेलल मैरिन ड्राइव बना दिया जाए तो उसे एक विकल्प मिल सकता है। मैंने इस क्षेत्र में बहुत चिट्ठियाँ भी लिखी। इसमें चीफ इंजीनियर के द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन अभी तक उसका निदान नहीं हुआ है। गांव में जाइए तो छोटी छोटी समस्याएं हैं। नल का जल अरबों रुपया लगा दिया गया, लेकिन नल जल से अलग हो गया। न तो नल चल रहा है, न जल मिल रहा है। दूसरी समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना। इंदिरा गांधी के समय में ही इंदिरा आवास योजना के नाम से चलता था, जिसे अब प्रधानमंत्री आवास योजना नाम दिया गया, लेकिन अभी भी गरीब लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। उसमें दलालों का बोलबाला हो गया है और गरीब कराह रहे हैं। गांव में जो बरसात में पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है, जो गांव में छोटे छोटे तालाब थे उसे कोई दबंग व्यक्ति भर लिया, घेर लिया या अपने कालांतर में भरा गया, तो पानी के निकास की व्यवस्था नहीं। मूल समस्या अभी यही सब है गांव। आप अगर लखीसराय जाइए तो वहाँ एक महिला कॉलेज नहीं है। हमारा जिला का अगर रेटिंग हम करते हैं 38 जिलों में, तो हमारा अंतिम 3 जिले में आता है। जबकि इस क्षेत्र से दो कद्दावर मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री हमारे हैं ललन बाबू, दूसरे हमारे डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा जी, एक हमारे ग्रामीण गिरिराज बाबू भी मिनिस्टर है, हालांकि वो बेगूसराय से जीत के आते हैं। इतने के बावजूद भी इस क्षेत्र का प्रॉपर विकास, तो इस क्षेत्र को प्रॉपर विकास करना, इस क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों अब बदलनी।
इस उद्देश्य से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, इस क्षेत्र में काम करूँ। आपने अपना एक लंबा अनुभव प्रशासनिक सेवा में दिया और राजनीति में आए हैं। तो राजनीति में आप कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन किए? देखिए, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है। 1885 में एक अंग्रेज एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और इसी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ। और देश की आज़ादी के बाद इसमें बहुत सारे सच्चे सपूत रहे। बिहार के भी प्रथम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह रहे, जिसने विकास की बहुत बड़ी इबारत लिखी। विकास की एक लंबी लाइन इन्होंने खींचा था और उस समय बिहार की उन्नति इतनी हुई थी कि बिहार पूरे देश में चौथा प्रोग्रेसिव स्टेट था। अगर देश में कहीं पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगा तो बिहार में ही, तत्कालीन बिहार में सिंदरी में लगाया गया था। अगर इस्पात फैक्ट्री लगा तो बोकारो में लगाया गया था। रिफाइनरी आपके बरौनी में, बेगूसराय में लगाया गया था। दो थर्मल पावर पतरातू और बरौनी में लगाया गया था। उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी का निर्माण किए थे। पहले एक पटना यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन भागलपुर यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए 2 संस्थान बनाए, पूसा और सवाओ। तो ये सोच उनकी थी। मैं उसी सोच को लाना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद राजनीतिज्ञों को क्या हो गया कि बिहार लगातार पीछे होता चला गया और अभी बिहार कराहता बिहार है और देश में सबसे अंतिम राज्य है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उन्नति के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, लेकिन अपराध के क्षेत्र में यह अग्रणी राज्य होता जा रहा है। तो इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है। इस कारण से मैं कांग्रेस ज्वाइन किया, क्योंकि वर्तमान में एनडीए सरकार तानाशाह सरकार के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। वो सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, जितने भी इंडिपेंडेंट संस्थान थे उसका उपयोग कर रही है। यानी कार्यपालिका और विधायिका पर कब्जा करने के बाद वो न्यायपालिका को भी ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है। शासन तंत्र को चलाने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब इस तीनों अंग नहीं रहेंगे तो प्रजातंत्र नहीं बचेगा और वो राजतंत्र में परिवर्तित होगा। इसे देखते हुए मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तो अपने क्षेत्र में क्या लगता है विकास में ऐसा क्या बाधा रह गया जो अपना क्षेत्र इस तरीके से पीछे रह गया? प्रशासनिक स्तर से आप बहुत परिपक्व हैं। विकास के क्षेत्र में पहला है कि उस क्षेत्र में अपराध मुक्त क्षेत्र होना चाहिए। जब तक कोई क्षेत्र अपराध मुक्त नहीं होगा तब तक वहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग पाएगी। तो ये क्षेत्र अपराध के रूप में काफ़ी आगे जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इसको अग्रणी होने की जरूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी होने की जरूरत है, उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी होने की जरूरत है, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अग्रणी होने की जरूरत है, पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी होने की जरूरत है। ऑटोमेटिक ये जिला आगे चला जाएगा। आप देखिए कि मराठी से गंगा का पानी नालंदा जा सकता है, तो क्या हमारा टाल योजना नहीं लागू हो सकता है? उससे 2 विकास होगा। न केवल इस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि देश का विकास होगा। देश में खाद्यान्न का उत्पादन इस क्षेत्र से दोगुना हो जाएगा। मेन मुद्दा वो है। इस कारण से इस क्षेत्र में मैंने इस क्षेत्र को लोग बड़ा निरीह तरीके से देखते हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए किसी की सोच नहीं है, किसी की कोई योजना नहीं। ये जरूर है कि इस क्षेत्र में ललन बाबू ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अच्छा काम किया। जनरल क्षेत्र में सरकार का जो काम हर क्षेत्रों में होता हो, लेकिन स्पेशल रूप में लखीसराय को आज तक कुछ नहीं मिल रहा है। एक मेडिकल कॉलेज मिलना था, उसमें भी ये पिछड़ रहा है, उसकी भी अभी तक कैबिनेट घोषणा नहीं हुई। तो इस कारण से ये पिछड़ रहा है ये जिला आपका। आपकी दावेदारी पिछले 1 साल से जानकारी में आई लोगों को, और अन्य दावेदार बहुत लंबे समय से हैं। तो आपको अगर टिकट नहीं मिलता है, आपके अलावा अन्य को मिलता है, तो आपकी क्या आगे की रणनीति होगी? देखिए, पार्टी जो कि किसी की होती है वो मदर के समान होती है। पार्टी जिसको निश्चय करेगी, जिसे भी टिकट देगी, उसे तन मन से मैं मदद करूँगा। मुझे ये नहीं है कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी तब भी मैं पार्टी में रहूँगा। पार्टी में आया हूँ तो लॉन्ग लाइफ इस पार्टी में रहूँगा। आप क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या समर्थन लग रहा है, कैसा लग रहा है लोगों से मिलने के बाद? देखिए, लोगों से बात करने से यही लग रहा है कि विजय सिन्हा जी लगातार 15 साल यहाँ रहे हैं। यहाँ के न तो कॉमन काम किए, न तो व्यक्तिगत काम किए, न तो इस क्षेत्र की उन्नति के लिए कुछ काम किए, जिसके कारण एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी हाई है उनके लिए। इसलिए हर लोग चाह रहे हैं कि इनसे अब मुक्ति लिया जाए, अब किसी नए चेहरे को यहाँ लाया जाए। यही हमको रिस्पांस पब्लिक से मिल रहा है कि आप टिकट लेके आइए, हम लोग आपके साथ। आप जब इस क्षेत्र में उतरिएगा, तो अब जब दावेदार अभी आप उम्मीदवार के रूप में उतरिएगा, तो आपके लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी, आपका मोटो क्या होगा? हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीदवारी होगी तो आप वो तो उस समय तो इलेक्शन का पीरियड रहता है, इलेक्शन जीतना होगा। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद मेरा पहला उद्देश्य होगा कि इस क्षेत्र को शिक्षा के हब के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। इस क्षेत्र के बच्चे
यूपीएससी, बीपीएससी और बड़े बड़े कंपटीशन में भाग लेने की सोचने लगे। मैंने देखा है जीवन में बहुत सारे कोचिंग संस्थान में भी बात करने का हमें मौका मिला। जो गांव में बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत दूर तक नहीं सोचते हैं, वो बहुत नज़दीक सोचते हैं। एक बहुत अच्छी किताब थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप बहुत जितना बड़ा सोचेंगे गॉड उतना बड़ा रिजल्ट देगा। एक बहुत सच्ची घटना हमारे साथ है। एक गांव का बच्चा आया था पटना में पढ़ने, तो मैंने उससे पूछा कि तुम किस चीज़ की तैयारी करने आए हो? बोला कि सो अंकल सो या तो सिपाही या सेना में चले जाएंगे। तुम पूछे कि कहाँ से पढ़े लिखे हो? बोला कि हम BHU बनारस से पढ़े हैं। हम कि भाई बनारस से पढ़ के आया और तुम सेना और सिपाही में जाना चाहता है? तुम आज से सोच बदल दो। 3 बार उससे हम यही बोले कि आज से सोच बदल दो, और वो लड़का सोच बदल दिया। आज 9 साल से वो प्रोबेशनरी ऑफिसर है। तो इस गांव के बच्चों से इंटरेक्शन करके हम उसकी सोच भी बदलेंगे और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र को तब्दील करने का प्रयास करें। आप जब स्वास्थ्य सचिव थे तो आप बरहिया और आसपास के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किए, जो कि आपको रहा। उसके बाद अचानक से आपका तबादला हुआ, तो इसके पीछे का क्या कारण रहा? देखिए, स्वास्थ्य सचिव के रूप में हमने लखीसराय जिले को, जैसे उस समय ये आया था कि हर ऑफिसर एक किसी जिले को अडॉप्ट करेगा और उस जिले में जितनी अच्छी व्यवस्था देनी होगी स्वास्थ्य के मामले में वो देंगे। तो मैंने ये सोचा कि लखीसराय मेरा अपना ज़िला है जहाँ मैं जन्म लिया, पहला बल पढ़ा हुआ। तो मैंने लखीसराय ज़िले को अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट किया तो मैं सोचे कि बरहिया से मैं इसमें परिवर्तन शुरू करूँगा। तो बरहिया में 2-2 हॉस्पिटल सैंक्शन कराए। ये पाली गांव में एक हॉस्पिटल सैंक्शन था 2018 से, और वो उसका उद्घाटन नहीं हुआ था, चालू नहीं हुआ था, उसको चालू कराया। हाल ही में बहुत सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए। गंगासराय में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र दिया, ये सदाई बिघा में दिया। बहुत सारे काम कर ही रहे थे। लेकिन उसी समय वर्तमान जो अभी विधायक और डिप्टी CM हैं और जो तत्कालीन ये स्वास्थ्य मंत्री जो थे, उन्हें हमारे काम से थोड़ा विरोध होने लगा। तो मुझे उस समय पूर्णिया और सहरसा का कमिश्नर बना दिया गया और 4 महीना में हमारा तबादला था। ऐसे कोई उपलब्धियां बताइए आप, जो कि आप अपने इस प्रशासनिक क्षेत्र में किए हों और उसका आपका इस मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका आपका। हाँ, ये बता रहा हूँ। जब मैं लास्ट पोस्टिंग पूर्णिया कमिश्नर के रूप में था तो मैंने 2 काम वहाँ शुरू किया था। एक काम करते थे कि जो भी कोई आवेदक, पिटिशनर या एग्रीव्ड पर्सन जो भी हमारे यहाँ आता था, उसके आवेदन को हम नीचे जांच में किसी कलेक्टर, SDM या DM को नहीं भेजते थे। संबंधित ऑफिसर जिसके विरुद्ध वो काम रहता था उसी को सीधे बुलाते थे कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के साथ आप 15 दिनों के बाद एक डेट समय देते थे, आप आके बताइए, और पिटिशनर को भी वहाँ बैठाते थे। तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा हुआ कि 100 में 95-96 काम ऑटोमेटिक हो जाता था। या तो भ्रष्टाचार के लिए रुका हुआ हो, या काम के बोझ के कारण रुका हुआ हो, या काम के नेग्लिजेंस के कारण रुका हुआ हो। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था जनता पर, कि जनता में ये विश्वास हुआ कि इस ऑफिसर के यहाँ जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। अभी देखिएगा कि कहीं भी आप कोई पिटीशन लेके जाइएगा, DM के यहाँ जाइएगा तो SDO को दे देंगे, SDO BDO को दे देंगे, BDO फिर अपने कर्मचारी और या पंचायत को सचिव को दे देगा, और वो काम नहीं होता, बांध के रख देता। तो उस सिस्टम को हमने मिटाया था, जो हमें भी संतुष्ट किया। दूसरा, मैंने ये शुरू किया था जो अंग्रेजों के समय होता था, कि जो भी हमारे अधीनस्थ ऑफिसेज थे, चाहे ADM का हो, DM का हो, उससे का इंस्पेक्शन मैंने शुरू किया। जो हर महीने हर जिले 7 जिले हमारे साथ थे, और उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा कि उससे प्रभावित होकर कंसर्न जो DM थे वो भी अपने BDO CO SDO का इंस्पेक्शन शुरू किया, और उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ा कि हर क्षेत्र में काम होने लगा। तो वो 2 अच्छी उपलब्धि थी मेरी जो मैंने किया। आप बरहिया से हैं, आपको बरहिया में क्या कुछ मुद्दे नजर आते हैं? बरहिया बहुत पीछे है, ये एक जनरल बात है। आपको ऐसे कौन से मुद्दे नजर आते हैं जो कि बरहिया अभी जूझ रहा है इससे? बरहिया में देखिए, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर। काल क्षेत्र में बरहिया में भी नहीं। बरहिया, हाँ, बरहिया में भी अगर मूसलाधार 2 दिन बारिश हो जाती होगी तो बरहिया में भी पानी कीचड़ हर जगह हो जाता है। मैंने ड्रेनेज सिस्टम वहाँ नहीं है। दूसरा, जो एजुकेशन सिस्टम है वो लगभग बरहिया में भी ध्वस्त है, हालांकि हर जगह है, हर जिले में है, वहाँ भी है। तीसरा क्या है कि बरहिया के लोगों के नए बच्चे जो आते हैं वो कभी न कभी एक अपराध की दुनिया में जाना चाहते हैं, जो उनके टेंडेंसी में आ गया है। उसको रोकने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। ये दायित्व गार्जियंस का है, माता पिता का है, कि उसे ये समझाना है कि नहीं, शिक्षा सबसे बड़ा होता है, अपराध बड़ा नहीं होता है। तो ये सब छोटे छोटे मुद्दे वहाँ हैं। बड़े मुद्दे पर बात की जाए तो बड़े मुद्दे आप क्षेत्र को लेकर के बोलिए, बरहिया को लेकर के बताइए। बरहिया का तो 2 मुद्दा हमें बड़ा बोला, जैसे टाल की समस्या है, वो बाईपास की समस्या है,
उसको पर्यटन के क्षेत्र रूप में विकसित करने की ज़रूरत है, उसको अनुमंडल बनाने की ज़रूरत है। अब जैसे लखीसराय जिला 94 में बना, एक ही अनुमंडल है, जबकि बरहिया को भी अनुमंडल और सूर्यगढ़ा को अनुमंडल बनाने की ज़रूरत है। जब तक प्रशासन का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तब तक प्रशासन आपके द्वार तक नहीं पहुंच पाएगी, उसमें रूढ़िवादिता आ जाती है। आप आवेदन लेके जाते हैं, आपका आवेदन को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, छोटे छोटे अफसरों की मोनोपोली होती है, BDO CO थानेदार की। तो इस सब की ज़रूरत है बरहिया में। अभी ट्रेन का मुद्दा आपका है, कोरोना में कुछ ट्रेन विड्रॉ कर लिया गया और 5 ट्रेन ऐसा भी है जो अभी तक नहीं रिवाइव किया गया। अरे भाई, जो कोरोना में मान लीजिए कि आवागमन अवरुद्ध हुआ, तो जितना आप विड्रॉ किए वन स्टॉक में सब वापस दे देना चाहिए। तो जब प्रशासन प्रजातंत्र में तंत्र ही प्रजा का देखभाल नहीं करेगा तो कैसे होगा। ये ट्रेन का जो मुद्दा है ये पिछले विधानसभा में भी था और इस बार पुनः से, तो इसमें क्या कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है इसके पीछे, या फिर ये प्रशासनिक स्तर पर? नहीं, राजनीतिक नहीं। मैं उस समय जॉब में था, हमारे समझ भी लोग आए थे जब ट्रेन की बात थी। मैंने भी ट्रेन के रेलवे के बड़े बड़े अफसर से बात किया था। उनका कहना था कि यहाँ सेल कमज़ोर है, यानी जो बिक्री है टिकट्स की या बुकिंग की ये कम है, इस कारण से ये सब ट्रेन विड्रॉ किया गया। तो यहाँ से सेल निकलवा के हम लोग मंगवाए थे वहाँ। हाँ, उसमें उस समय हमने बात किया था, वो कहे थे कि कोई 5 ट्रेन आप बोलिए, हम उसको रुकवा देते। तो 5 ट्रेन हम पहले तो उन्होंने कहा कि गिरिराज बाबू आपको मदद नहीं करेंगे। हम कि गिरिराज बाबू करते तो हम काहे के लिए आपसे बात करते। तब कहे कि हम 5 ट्रेन कुछ हम करवा देंगे। तो 5 ट्रेन का उन्होंने भेजा और 5 ट्रेन सबसे पहले रुका भी था। अब उसके बाद भी कुछ ट्रेन रुका है, लेकिन फिर भी इधर हम पेपर्स और कुछ लोगों के माध्यम, एक मनोरंजन जी हैं वहाँ के, जो बराबर उसका फेसबुक पर लिखते रहते हैं कि अभी तक टोटल ट्रेन रिवाइव नहीं हुआ है। ये अन्याय है बरहिया के लोगों के साथ। प्रशासन प्रजा की भलाई के लिए होता है, मोनोपोली के लिए नहीं होता, डिक्टेटरशिप के लिए नहीं होता। उसको मिटाने की जरूरत है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पान का पत्ता, रोटी और सत्ता को नहीं बदलिएगा तो डिक्टेटर तो हो ही जाएगा। पान को नहीं पलटिएगा सड़ जाएगा, रोटी नहीं पलटिएगा जल जाएगा, और सत्ता नहीं पलटिएगा तो इसी तरह निरंकुश हो जाएगी। आपने कई चिट्ठियां लिखी गैर मजरूआ जमीन को लेकर के, इसमें क्या मामला है, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि आप इस संबंध में आप इस विभाग में भी काम कर चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, बरहिया पूरे गांव में 2 मौजा है, बरहिया मौजा और इंग्लिश मौजा। इंग्लिश मौजा में कुछ ज़मीन तो ट्रांसफरेबल है, लेकिन बरहिया मौजा का अधिकतर ज़मीन को गैर मजरूआ मालिक 2016 में घोषित कर दिया गया और उसके खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया। अब जितने लोग वहाँ मान लीजिए 100 वर्षों से बसे हुए हैं, 50 वर्षों से बसे हुए हैं, 25 वर्षों से बसे हुए हैं, उसकी खरीद बिक्री भी करते रहे हैं, उस पर रसीद भी कट रहा था, वो अचानक रोक लगा दिया गया। ऐसे मामले में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि यदि कोई सरकारी ज़मीन पर लगातार 30 वर्षों तक किसी का लगातार कब्जा है तो उसका रैतीकरण उसके नाम से कर दिया जाए। तो उसी के आलोक में मैंने चिट्ठी लिखी, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग को लिखा, फिर उससे बात भी किया मैंने अपर राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग से एक चिट्ठी DM लखीसराय को भी आया, DM की आप जांच करके स्टेटस दीजिए ताकि सरकार निर्णय ले, लेकिन अभी तक निर्णय हो नहीं पाता। एग्रीमेंट तो होता है जमीन का, एग्रीमेंट तो राजस्व तो सरकार का ही कहीं न कहीं जाता है, राजस्व की भी हानि होती है। और दूसरा है कि जमीन का जो लेन देन होता है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट से चलता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रोविज़न है कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा की ज़मीन को तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक उसे आप रजिस्टर्ड नहीं कराइए, तो वो कभी भी चैलेंज हो जाएगा। जो अभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी या इकरारनामा के आधार पर ज़मीन ट्रांसफ़र कर लेते हैं वो पक्का ट्रांसफ़र नहीं है, दैट इज़ नॉट ट्रांसफ़र, ये दैट इज़ एन अरेंजमेंट। कभी भी जिस दिन मालिक का मन बेईमान हो जाएगा जो प्रॉपर है और उसके आल औलाद अगर नहीं करा पाए रजिस्ट्री और 1-2 पुश निकल जाएगा तो फिर वो लड़के कोर्ट से ले लेगा। तो ये एक माइनस पॉइंट है अभी। बरहिया अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, आपका कहना 100% सही है। मैं स्वास्थ्य सचिव भी रहा था और वहाँ हमने एक महिला टीचर ये डॉक्टर भी पोस्टिंग की थी, एक्स्ट्रा एक और डॉक्टर पोस्टिंग किया था और वहाँ की प्रॉपर व्यवस्था मैंने सुधारा था। लेकिन मात्र 4 महीने तो काफ़ी कम होते हैं किसी भी व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो उसके बाद डॉक्टर्स घटता गया। अभी भी ये सुनने को मिलता है कि डॉक्टर रहते हैं बेगूसराय में, 7 दिन में 2 दिन 3 दिन आते हैं और मरीज यहाँ से केवल रेफर होता है, प्रॉपर इलाज बरहिया में नहीं हो पाता। अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व है इस पर नियंत्रण करें। अगर डॉक्टर ऐसा करते हैं तो ऐसे डॉक्टर को बर्खास्त किया जाए, सेवा से हटाया जाए, निलंबित किया जाए, दूसरे डॉक्टर को मौका दिया जाए।
मैं हमेशा ये कहता हूं कि पुराने लोगों को अगर अधिक दिनों तक रखिएगा तो नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा और वो निरंकुश हो जाएगा। अब देखिए कि जनरल रिटायरमेंट 60 साल का है, डॉक्टर का रिटायरमेंट 65 साल में होता है। क्या जरूरत है? जब डॉक्टर इतने हमारे देश में पैदा हो रहे हैं, नया डॉक्टर को मौका दीजिए। तो सरकार क्या करती है, जो रिटायर कर गया उसको भी फिर कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया। मैंने जिसका घर भरा हुआ उसी का घर भर रहा है। नए बच्चों को मौका दीजिएगा, नए उत्साह से काम करेगा, उसके बच्चे नए उत्साह से पढ़ेंगे लिखेंगे। ये सरकार नए नवयुवक को बहुत नेगलेक्ट कर रही है और देश नवयुवक को आगे लाने से आता है। तो नवयुवक को जब आगे आएंगे, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, ब्यूरोक्रेट हों, तभी इस देश में सुधार हो। पुराने लोग तो जड़ता की स्थिति में आ जाते हैं। उस जड़ता की स्थिति को समाप्त करने की जरूरत है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जन सेवा से जनपद तक आप अपना सफर तय कर लीजिएगा। बिल्कुल 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 हो सकता है। बिल्कुल कर लेंगे। और क्या आश्वासन आपको मिला है वहां से कि वहां से आश्वासन मिला है कि आप क्षेत्र में काम करें, टिकट पार्टी देगी। आप आश्वस्त हैं इसको? बिल्कुल आश्वस्त है, 100% में आश्वस्त है। आपकी दावेदारी कितने प्रतिशत तक मानी जाए? 100% अभी मानी जाए। 100%। 100%। लेकिन टिकट तो जब हाथ में आता है तभी माना जाएगा, लेकिन अभी दावेदारी 100%। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।